चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। पहला न्यूज देखिए, ये आपको पॉलिटी का है। तो देखिए क्या चीज है, न्यू क्रिमिनल लॉज इन इफेक्ट अमेंडमेंट्स। अब क्या है कि अगर आप लोग को याद होगा कि लॉ के तीन पार्ट जो थे, एक था सीआरपीसी, एक था आईपीसी और एक था इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इन तीनों का नाम बदल दिया गया और बहुत सारे प्रोविजंस को जोड़े। अब क्या है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट आने वाला है, ठीक है ना। जब अमेंडमेंट आएगी तो उस समय देखेंगे इसको। पहले देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। तो इसमें कह रहा है कि जो नॉन बीजेपी पार्टी है, मतलब जो स्टेट, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां पे क्या है कि वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। तो ये पॉलिटिकल डिबेट है, इसमें हमको नहीं जाना है। हमको जाना है कि न्यूज में इम्पोर्टेंस हमारा क्या है। तो इसमें क्या बोला गया है, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि जितने सारे स्टेट्स हैं, अगर वो चाहे तो कुछ प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है ना। किसके किसके लिए बोला गया देखिए। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका पहले नाम था सीआरपीसी, तो इसको बदल के क्या नाम कर दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि इसमें है क्या। तो देखिए, द प्रोसीजर एंड कंडीशंस फॉर अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी अमंग अदर। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अंदर जो पुलिस का काम, किस कंडीशन पे अरेस्ट करना है, कैसे किसी को बेल देना है, कब किस कस्टडी में कैसे लेना, ये सारी बातें लिखी है, प्रोसीजर्स, प्रक्रिया किसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, भारतीय न्याय संहिता। इसने किसको बदल दिया, आईपीसी को नाम बदल के रख दिया गया भारतीय न्याय संहिता, यह शॉर्ट फॉर्म है बीएनएस। अब इसमें क्या बात है, तो इसमें जो है एक सेक्शन जोड़ा गया है सेक्सुअल क्राइम्स को लेकर, ठीक है ना। मतलब इसमें एक अमेंड करके जोड़ा जाएगा बहुत जल्द। तो कौन सा जोड़ा जाएगा, सेक्सुअल क्राइम्स किससे रिलेटेड, तो अगेंस्ट मेल और ट्रांसजेंडर पर्सन। देखिए सेक्सुअल क्राइम सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता, मेल के साथ भी होता है, मतलब मेल जेंडर के साथ, और ट्रांसजेंडर। तो इन दोनों के लिए जो है नया प्रोविजन बहुत जल्द जोड़ा जाएगा भारतीय न्याय संहिता में, मतलब बीएनएस में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जब तक अमेंडमेंट नहीं हो जाती है तब तक पुलिस चाहे तो बीएनएस के अंदर बहुत कुछ कर सकती है, जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब बेवजह अगर किसी को अरेस्ट कर लिया या किसी को चोट पहुंचाया, तो इससे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट आया है, तो जब तक अमेंडमेंट नहीं आया है तब तक जो उससे पहले प्रोविजन है उसको आप लागू कर सकते हैं। फिर आगे क्या बोला गया कि ये जो भारतीय साक्ष्य है, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, इसको बदल के रख दिया गया नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसको क्या है, तो ये सब चीजें लागू कब से होगी, तो याद रखिएगा 1 जुलाई, मतलब आज। ये आज से लागू हो गया। करीब आपको 650 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 16,000 पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे ये चीज को लागू कर दिया गया है आज, ठीक है। अब देखिए एक क्या बात है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जघन्य अपराध, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया। तो इसमें क्या किया गया, एक सेक्शन है 173 ऑफ द बीएनएस, मतलब तो इसको क्या किया गया, इसमें पहले था सीआरपीसी में सेक्शन 154, इसको बदल के कर दिया गया सेक्शन 173। अब इसमें है क्या देखिए, इट अलाउज रिपोर्टिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, serious crime regardless of location. You can report orally or electronically, ensuring justice is accessible for all. अब क्या किया गया है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उस स्पॉट, जिस स्पॉट पे हुआ वहीं से आप कंप्लेन करोगे, एफआईआर करोगे, आप कहीं से भी कर सकते हो। इस सेक्शन में यही बोला गया है, सेक्शन 173, याद रखिए। दूसरा बात देखिए, एफआईआर का जिक्र किया गया कि एफआईआर जो, ये जो एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसके थ्रू होता है, तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और ये प्रोग्राम जो है
फंक्शनिंग होता है किसके अंदर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंदर। ये टेक्निकल टर्म है, लॉ वाले को पता होगा जाते, हम लोग को बस याद रखना किसके अंदर होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंदर। अब देखिए, अब कहता है क्या इसमें क्या किया गया, कुछ अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया इसमें, ये जो आपका है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में क्या किया गया, तो देखिए कहता है फाइल एंड EFIR, मतलब digitally FIR without visiting a police station and a zero FIR which can file irrespective of the jurisdiction of the crime। तो क्या करा कि बिना पुलिस स्टेशन के आप विजिट किए हुए आप क्या कर सकते हैं, EFIR कर सकते हैं। तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, जीरो FIR, मतलब अब कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ तो आप कहीं से भी जीरो FIR करके उस घटना से रिलेटेड कंप्लेंट FIR डाल सकते हैं। अब देखिए नया बात और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। क्या बोला गया BNSS में कि जो भी क्रिमिनल केस होगा, ठीक है ना, ऐसा केस मतलब ऐसा ऑफेंस, ऐसा अपराध जिसमें कितनी सजा हो, 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा हो, अगर कोई ऐसा क्राइम है, ऑफेंस है, अपराध है, तो इसमें क्या जरूरी है, तो इसमें जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी जैसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, जो भी चीजें उससे रिलेटेड, मतलब उस क्राइम से रिलेटेड कोई मान लीजिए एविडेंस कलेक्ट किया गया, तो उसको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होना मस्ट। ये बातें कही गई है इसमें, ऐसे अपराध में जिसमें 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा हो उसमें, और कोर्ट में जो जमा किया जाएगा ये एविडेंस बिना किसी देरी के, विदाउट डिले। अब एक देखिए और एक सेक्शन का जिक्र है, सेक्शन 105। अब इसमें क्या बात की गई है कि ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो होगा या कोई भी सामान सीज किया जाएगा, तो जितनी सारी प्रोसेस है, प्रोसेस किया जाएगा और लिस्टिंग किया जाएगा कि कौन कौन सा आइटम को सीज किया गया है, और जो विटनेस है वहां पे जो देख रहा है ये सारी चीजें, उनका सिग्नेचर भी हो। ये आपका सेक्शन 105 में। एक सेक्शन है 316, इसमें क्या है, तो ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आसान भाषा में बोले तो इसको बोला चीटिंग, ठीक है। इस ये जो चीटिंग बाजी होती है इसको सेक्शन 316 में रखा गया है BNS के अंदर। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 17, इसमें क्या कही गई है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो एड्रेसेज क्रिटिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू रेप से रिलेटेड इसमें बातें कही गई है। इसमें देखिए 2 क्लाउज है, एक है सेक्शन 70 का क्लाउज 1 और एक है 70 का क्लाउज 2। ये 2 सेक्शन है, सब क्लाउज है, सॉरी सेक्शन 70 का सब क्लाउज है, 2 सब क्लाउज है, इसको आप समझिए। तो 70 का क्लाउज 1 जो है, इसमें क्या कहता है कि अगर किसी महिला के साथ, ठीक है, एक या एक से ज्यादा पर्सन उसके साथ गैंगरेप किया गया है, और या मान लीजिए कि 2 आदमी है, 5 आदमी है, 5 आदमी में 2 आदमी इन्होंने गैंगरेप किया, 3 आदमी क्या है नहीं किया, लेकिन इसका भी इंटेंशन था साथ में, ठीक है, या पांचों ने मिलकर किया, तो इसको गैंगरेप माना जाएगा। किस क्लाउज के अंदर, 70 का क्लाउज 1 के अंदर, ठीक है। अब कहता है कि ऐसे अपराध के लिए पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट है कम से कम तो 20 साल की सजा होगी, ठीक है, और या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास। तो जब क्राइम हुआ, पकड़ा गया, सजा सुना दिया गया, उसके बाद जितनी सारी उसकी लाइफ है, रेस्ट ऑफ द लाइफ दे विल बिहाइंड, मतलब वो रहेंगे जेल के अंदर, ठीक है। फिर है कि 70 का क्लास 2 में देखिए क्या कहता है, रेप ऑफ माइनर्स। माइनर्स क्या था, जैसे 18 साल से कम उम्र की लड़कियां, तो अगर इनके साथ रेप होता है किसके द्वारा, बाय ए ग्रुप के द्वारा, ठीक है, तो उसमें कितनी की सजा है, तो या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा या डेथ पेनल्टी भी है। तो ये क्या है कि हाइलाइट्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे, फिर इसमें जो अमेंडमेंट आएंगे, जो संशोधन होंगे, वो मैं फिर आपको बताऊंगा। अब इसमें देखिए क्या क्या, अब ये जो हाईलाइट है थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कुछ कुछ। देखिए जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस हैज टू कम विद इन 45 डेज। अब क्या है कि क्रिमिनल केसेस में बहुत लंबा टाइम लगता था, अब है क्या कि 45 डेज के अंदर उनका जजमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉब लिंचिंग का भी जिक्र किया गया है। तो
मॉब लिंचिंग का अभी आएंगे, इसके डिटेल्स फिर देखेंगे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा न्यूज देखिए, अब देखिए इसमें क्या बात है, कोकोनट के बारे में बात है। तो नारियल, नारियल का जो क्वायर होता है, आप लोग देखेंगे जैसे नारियल को कवर अनकवर करते हैं, तो वो जो रेशा होता है, रेशा, उससे क्या बनाया जा रहा है, तो एक्टिवेटेड चारकोल। अब इसमें क्या है कि दो वर्ड्स का जिक्र किया गया है, उसको हमको समझना है। पहले मैं आपको बताता हूँ करता क्या। जैसे ये देखिए, यहाँ से आपको कोकोनट आया, कोकोनट से क्या किया, उसका रेशा निकाल लिया गया, और उस रेशे को क्या किया गया, कार्बोनाइज करके एक्टिवेटेड चारकोल बना के, और उसको कैपेसिटर में यूज किया गया। कैपेसिटर क्या होता है कि एक डिवाइस है जो पावर को स्टोरेज करती है, बड़े बड़े प्लांट में लगे हुए हैं। तो उसी में इसका यूज किया जा रहा है, इसका कोकोनट हस्क, हिंदी में उसको भूसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पावर कैपेसिटर में इसका यूज किया जाएगा। तो अब ये क्या है कि इको फ्रेंडली है। दूसरा बात क्या है कि जो जनरल चीज यूज करते हैं, जैसे बैटरी से यूज करते हैं, उसका 4 गुना, 4 गुना ज्यादा ये पावरफुल है, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड हम समझते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन। अब ये एक्टिवेटेड कार्बन या इसको कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। आपने बहुत सारा क्रीम पाउडर देखा होगा, उसमें रहता है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल टूथपेस्ट। इसको समझते हैं होता क्या है, देखिए इसका क्या मतलब है। ये एक तरह का कार्बन का फॉर्म है। तो इसका पहला डिटेल्स देखिए, पोरस स्ट्रक्चर। जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसमें क्या होता है, स्मॉल लो वॉल्यूम पोरस दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। पहले एक कहानी समझाता हूँ। जैसे आप सब्जी खाते हैं, तो सब्जी को क्या किए, जैसे आप मान लीजिए ये कोई सब्जी है, आप इसको कट किए, तो ये कट किए, आप जब इसको खाते हैं तो क्या करते हैं, इसको चबाते हैं, तो ये क्या होता है, और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा मतलब एरिया बढ़ा। तो ज्यादा एरिया बढ़ा, तो इसके साथ आपका क्या हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ, आपके जो लार है, तो सलाइवा ज्यादा मिक्स होगा तो क्या होगा, पचने में आसानी होगा, मतलब जितना सरफेस एरिया बढ़ा। तो वही है, एक्टिवेटेड कार्बन में क्या होता है, जो मटेरियल है उसको सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है। जैसे स्पॉन्ज स्ट्रक्चर समझते हैं, स्पॉन्ज होता है ना गत्ता, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब कह क्या कहता है कि 1 ग्राम अगर एक्टिवेटेड कार्बन है, 1 ग्राम, तो इसमें इसमें जो है आपको कितना पोरस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पोरस मतलब छिद्र। तो देखिए 3000 स्क्वायर मीटर, मतलब 32,000 स्क्वायर फीट, 32,000 स्क्वायर फीट, उसमें पोरस है, छिद्र है। ये है एक्टिवेटेड कार्बन का मतलब। दूसरा क्या है, एडजॉर्प्शन पावर। अब देखिए एडजॉर्प्शन है, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, ये सरफेस एरिया के साथ क्या होता है, फर्दरेंस मतलब स्टिक करते हैं, ये होता है एब्जॉर्प्शन। तो इसका भी काम किया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन से, एब्जॉर्प्शन पावर के लिए यूज किया जाता है। तो क्या यूज किया जाता है, देखिए तो एक्टिवेटेड कार्बन पहले किस, इसके सोर्स क्या है, तो सोर्स क्या है, कोकोनट हस्क, और कोयला से भी बनता है और लकड़ी से भी बनता है। तो क्या किया जाता है, पहले इसको बड़ा सा मतलब बहुत सारा ले लिया जाता है मटेरियल, और उसको चारकोल में बदला जाता है, फिर एक्टिवेटेड कार्बन बनता है। अब क्या एप्लीकेशन का क्या यूज होता है एक्टिवेटेड कार्बन, तो देखिए क्या क्या यूज होता है। वाटर को प्यूरिफाई करने का काम होता है, एयर फिल्टर का काम करता है, ठीक है, रिस्पायरेटर्स मीथेन का काम करता है, हाइड्रोजन स्टोरेज का काम करता है, सॉल्वेंट रिकवरी का काम करता है, गोल्ड को प्यूरिफाई किया जाता है, मेडिसिन टीथ व्हाइटनिंग में यूज किया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन का। अब एक टर्म बताया था सुपर कैपेसिटर, ये क्या है, तो एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें क्या होती है, पावर कैपेसिटी ज्यादा होती है किसके मुकाबले, तो जो बैटरी से रिलेटेड डिवाइस होता है, मतलब बैटरी से जो डिवाइस चलाते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए, उससे ज्यादा पावरफुल ये होता है, कौन, सुपर कैपेसिटर। चलिए आगे न्यूज देखिए, ये आपका प्रीलिम्स टाइप का न्यूज है। ये हमारे जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो 38 ये जो बने हैं, इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो थोड़ा सा ये याद, अच्छा एक चीज होता है आर्मी स्टाफ जो COS, इसका काम क्या होता है, तीनों के चीफ होंगे, आर्मी, मिलिट्री, नेवी।
मतलब मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी तीनों। चलिए अब आगे देखिए, एक जीन का जिक्र किया गया। जैसे एजेड आदमी हो गया या किसी को ब्रेन इंजरी हो गया, ब्रेन में चोट लग गया, तो क्या होता है कि उसके जो अपने रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस के आदमी को पहचानने में बड़ा समय लगा देता है। देखिए, ये होता है सोसाइटी में बहुत है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये किस जीन की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। MCTP2, MCTP2, इस जीन की वजह से ये बीमारी होती है। और इस बीमारी को बोलते क्या है, तो प्रोसोपैग्नोसिया, ये याद रखिए, ये देखिए। अब वर्ल्ड में क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1.8 से 2.9% जो है पॉपुलेशन में ये फैला हुआ है, ये देखिए। अब ये क्या है, तो ये कैसे होता है, देखिए, इन द ब्रेन द राइट मिडिल फ्यूजिफॉर्म गायरस, गायरस ब्रेन में एक जगह है, ये देखिए, ये है गायरस। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिवेटेड ड्यूरिंग फेशियल रिकॉग्निशन, जब हम किसी को पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो ये जो गायरस पार्ट है ना ब्रेन में, यहीं पे ये काम करता है। अच्छा, ये फलना आदमी है, अच्छा, ये क्या कर, अच्छा ठीक है, ये देखिए किस जीन की अगर इम्पेयर्ड फंक्शन हो गया, मतलब पहचानने में दिक्कत हो गया, मतलब यहीं पे ये प्रॉब्लम है, कहाँ पे, गायरस, किस जीन की वजह से, तो ये जो जीन है ना MCTP, ये जीन क्या कर गया, म्यूटेट कर गया, मतलब अपना कैरेक्टर को इसने बदल दिया, इसलिए ये बीमारी होती है। चलिए अब थोड़ा सा और इसको समझिए कि गैरस में और क्या क्या होता है। तो इसमें जो है हाई ऑर्डर फंक्शन काम करता है, जैसे लैंग्वेज, कोई भी आप भाषा बोलते हैं, सोचते हैं, किसी के बारे में एनालाइज करते हैं, मेमोरी फंक्शन हमारा इसी गैरस में, तो याद रखिएगा। आगे एक न्यूज देखिए, परपेचुअल मोशन। अब ये देखिए क्या है, ये बड़ा डिबेटेबल चीज है साइंस में, ठीक है। ये एक खिलौना है, इसको आप देखेंगे ना, इसमें पानी रहता है, ये क्या करेगा, ऐसे डाउन होगा, फिर ऊपर, अप डाउन करते रहेगा बिना किसी बैटरी का, ठीक है, ये टॉय। अब देखिए परपेचुअल मोशन होता क्या है, मान लीजिए कि पंखा लगा है, अब ये पंखा कैसे चलता है, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तब चलता है ये। अगर मान लीजिए हाथ से आप एक बार पंखा को घुमा दीजिए तेज से, ये पंखा कभी ना रुके, चलते रहे, इसको बोलते हैं परपेचुअल मोशन। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, ठीक है, अभी तक तो नहीं पॉसिबल। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको ट्राई किया, सक्सेस करने का नहीं हुआ। अब इसमें लिखा है बहुत सारा बात, कि इसमें लिखा है कि मोबाइल आप अगर चार्ज नहीं करेंगे तो क्या, अगर नहीं चार्ज करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी। अब देखिए, तो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन और एक है एंट्रोपी इंक्रीज। तो आपको खाली याद रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स, क्या याद रखना है, तो थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ होते हैं, एक लॉ, तो ऐसे तो जनरली बोला जाता है कि परपेचुअल मोशन दोनों लॉ को नहीं मानता है, लेकिन अगर डिटेल्स में जाएंगे ना, इस लॉ को तो मानता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, मतलब इसको परपेचुअल मोशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस लॉ को ये इनवैलिड कर देगा, अभी बता रहा हूँ। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, दो तरह के होते हैं, एक को सेटिस्फाई कर रहा है ये परपेचुअल मोशन, एक को इनवैलिड कर रहा है। चलिए, अब है क्या थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन थोड़ा सा समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि एनर्जी जो है, ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो होता क्या है, ये सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो अगर कोई भी वर्क होगा, ठीक है, कोई भी वर्क होगा तो वहां एनर्जी क्रिएट होगा, मतलब हीट क्रिएट होगा, एनर्जी डालेंगे तो हीट एनर्जी निकलेगी, तो इसका मतलब ये है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ना ही खत्म हो रहा है ना ही क्रिएट हो रहा है। तो परपेचुअल मोशन में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक एनर्जी कैसे, मतलब कैसे क्रिएट हो रहा है, हो ही नहीं सकता, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को नहीं मानता।
दूसरा क्या है कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया था कि जैसे वुमेन है, तो वुमेन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इसका कन्वर्ट हो जाता है थर्मल एनर्जी में, जैसे हम लोग कुछ खाए बॉडी हीट हुआ, ठीक है, ये चीज है। तो इसमें नहीं जाना, बस हमको ये जानना है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ है, दो लॉ, दोनों लॉ को नहीं मानता है परपेचुअल मोशन, इसलिए परपेचुअल मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर परपेचुअल मोशन बनेगा तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो दोनों लॉ है वो बदल जाएंगे। चलिए इसका जो है आपको एमसीक्यूज भी देख लेते हैं, और आप ग्रुप में जुड़ के ये आप डेली एमसीक्यूज ले सकते हैं पीडीएफ बेस का, अगर इस नंबर पर आप मैसेज करें। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करता था, पता है कि ये जो सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, तो इसको नाम बदल के क्या कर दिया जाए। तो देखिए क्या है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य प्रणाली, बताया था, ये आंसर। दूसरा क्या कह रहा है कि नया क्रिमिनल लॉ जो है उसमें ऑफेंस ऑफ चीटिंग किस सेक्शन में है, तो 316 में, अभी जस्ट बताया था। फिर सेक्शन 70 में क्या है, तो ऑफेंस ऑफ गैंग रेप से रिलेटेड है। फिर है विच लॉ रिप्लेसेस द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो किसने बदल दिया इसको, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर कहता है क्या, क्रिमिनल लॉज कब से इफेक्ट में आएगा, तो 1 जुलाई से। कहता है एग्रीकल्चर रेसिड्यूज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्टिवेटेड कार्बन फॉर सुपर कैपेसिटी, तो कौन सा एग्रीकल्चर रेसिड्यू अवशेष जो है यूज किया जाएगा इसके लिए, सुपर कैपेसिटर के लिए, तो कोकोनट हस्क। आगे देखिए व्हाई इज कोकोनट हस्क डिराइव्ड एक्टिवेटेड कार्बन प्रॉमिसिंग फॉर सुपर कैपेसिटर, क्यों, तो बताया था ये इको फ्रेंडली है। दूसरा क्या है, तो कितना पावर होता है इसमें जो कोकोनट हस्क से तैयार है, तो 4 टाइम्स। उसके बाद है किस मेथड से इसको तैयार किया जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन बनाया जाता है, तो ये है आपका माइक्रोवेव असिस्टेड मेथड, बस ये आप आगे देखिए हाई पावर आउटपुट ऑफ द कोकोनट हस्क डिराइव्ड सुपर कैपेसिटर कैपेबल है, तो कितना कैपेबल है एक नारियल के हस्क से, तो 2 एलईडी बल्ब जो है 20 मिनट्स तक चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी जो है उसके चीफ कौन बने 30, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। प्राइमरी रोल क्या है चीफ आर्मी स्टाफ का, उसको देखिए। जो इंडियन आर्मी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को देखते हैं, ठीक है, आर्मी स्टाफ के चीफ है। नेक्स्ट है COAS स्टेटस, तो ये इंडियन आर्मी फोर्स में किसके इक्विवेलेंट है, तो तीनों के इक्विवेलेंट है, डिफेंस। हाँ अच्छा, न्यूज में जो मैंने बताया था ना कि इनका तीनों काम है, तीनों काम नहीं मतलब इक्विवेलेंट है, जैसे डिफेंस स्टाफ में चीफ हो गया, नेवल में चीफ हो गया, एयर स्टाफ में चीफ हो गया, उसी तरह आर्मी में चीफ हो गया COAS, तो इसका होगा ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस जिन की वजह से, तो ये जो है डिजीज होती है जो ना पहचान फेस, ये जो बीमारी था प्रोसोपैग्नोसिस, तो वो है जिन MCT2, इसके म्यूटेट होने की वजह से। कितना प्रिवेलेंट है वर्ल्ड वाइड, 1.8 से 2.9%। फिर है क्या, विच फॉर्म ऑफ विजुअल एग्नोसिया इज प्रोसोपैग्नोसिस, किस तरह का, तो फेस ब्लाइंडनेस, मतलब चेहरा देखने में नहीं आता, समझ में नहीं आता किन का चेहरा, फेस ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है परपेचुअल मोशन, तो परपेचुअल मोशन होता है कि मोशन दैट कंटिन्यूज इनडिफिनिटली विदाउट एनी एनर्जी, बिना एनर्जी इनपुट के कोई मशीन चल रहा है, ये है परपेचुअल मोशन। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है परपेचुअल मोशन को वायलेट करता है, किसको नहीं मानता, तो देखिए बताया था फर्स्ट लॉ को नहीं मानता, सेकंड को भी नहीं मानता, सेकंड में लेकिन 2 बातें थी, इसके सिर्फ आंसर इसका होगा। जनरली में आप बोल सकते हैं दोनों लॉ को नहीं मानता, लेकिन डिटेल्स में जाएगा तो एक ही लॉ को, मतलब एक लॉ को वायलेट करता है, दूसरे को वो नहीं वायलेट करता। नेक्स्ट है परपेचुअल मोशन इम्पॉसिबल है, क्यों इम्पॉसिबल है, तो दे वायलेट द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। चलिए पर मिलिए नेक्स्ट।